Close your eyes. Now bring hands to Namaskara Mudra. Inhale deeply with a single Omkara and chant Shanti Mantra. Inhale. Om. Sahanavavatu. Sahanau bhunattu. Sah Viryam Karavavahai. Tejasvinavadhitamastu ma Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Gently rub your palm. Place your palm on your eyes. Transfer the heat to the eyes and other parts of the body, ears, cheek, throat, and all the parts of the body. Relax. Get ready for the class. Thank you, ma'am. थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ाई की थी? सैम्पलिंग में सैंपल्स की क्लास हुई थी ना। हाँ। अब मुझे ये बताइए कि कितने तरह के सैंपल्स होते हैं? सैंपल टेक्निक्स कितने तरह के होते हैं? प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में कौन कौन से सैम्पलिंग होते हैं? सिंपल, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम, क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। ओके फाइन। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, तो चलिए, ये था, मैंने आपको ये पढ़ा दिया था पॉपुलेशन सैंपल सैम्पलिंग क्या होता है, टाइप्स में आप कहे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कोई हैंड रेज किया है किसी ने? यस मैम। हाँ बताइए। मैम मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी, तो मैंने रिकॉर्डिंग में देखा था। तो मैम उसमें आपने बताया था प्रोबेबिलिटी सैंपल जो होता है उसमें हम कोई एक्यूरेट चीज, मतलब एक्यूरेट सैंपल लेते हैं, मतलब जैसे एज हमने और एक क्राइटेरिया में लिया, और मतलब अगर बॉयज ले रहे हैं तो बॉयज ले रहे हैं, जेंडर का भी होता है। तो मैम ये जो सिंपल, ये जो सिस्टमैटिक और स्ट्रेटिफाइड, मैम इन सब में भी यही होता है क्या? हम मतलब कि जैसे सिंपल में आपने बताया था कि हम मतलब कि 10,000 की पॉपुलेशन में से ये 300 लोग ले लेते हैं, तो क्या मैम वो 300 लोग कोई भी होंगे कि, या फिर उनमें से वो मतलब कि इस एज ग्रुप के ही होंगे या इस एज जेंडर के ही होंगे, ऐसा कुछ? नहीं, ये सिंपल देखिए, यहाँ पे जो मैं आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है या मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक चीज से कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 10,000 किसी, पहले तो मैंने आपको ये समझाया था कि सैम्पलिंग क्या होता है, ठीक है, सैंपल किसको बोलते हैं। फिर हमने पॉपुलेशन पे डिस्कस की थी कि पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, फिर सैम्पलिंग कितने टाइप्स का होता है। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक वर्ड आया था इक्वल चांस टू बी इन सैंपल, और नॉन प्रोबेबिलिटी में एक वर्ड आया था अनइक्वल चांस। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाई थी इक्वल चांस का मतलब क्या होता है और अनइक्वल चांस का मतलब क्या होता है। तो इक्वल चांस के कहने का मतलब है कि जब हमें अपने पॉपुलेशन के बारे में, अपने सैंपल के बारे में, मुझे सारे पॉपुलेशन का जब डेटा होता है ना मेरे पास, तो हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करते हैं। मतलब 100% डेटा हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप अर्थराइटिस पेशेंट पे काम कर रही है और आपको जो एक इंडिया, एक कंट्री लेवल पे करना है, ठीक है, तो पूरे इंडिया में कितने अर्थराइटिस के पेशेंट है और उस एज ग्रुप के कितने पेशेंट है, ठीक है, उसको जो है आपके पास पूरा डेटा होना चाहिए अगर आप बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप छोटे से एक रीजनल लेवल पे कर रहे हैं कि आपको सिर्फ एक बेंगलोर में करना है या दिल्ली में करना है, या आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं वहां पे करना है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इक्वल चांस का मतलब है कि आपके पास डेटा कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकते हैं। और अनइक्वल चांस का मतलब है कि आपको डेटा के बारे में पूरी नॉलेज नहीं है कि कितना डेटा है, नहीं है, तो इसलिए हम ये चार सैम्पलिंग करते हैं। फिर मैं आपको बताई थी कि रैंडम का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रैंडम एक वर्ड आया हुआ है कि हर में सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक रैंडम, स्ट्रेटिफाइड। तो ये रैंडम क्या होता है? रैंडम का मतलब होता है कि जब भी आप दो ग्रुप बनाते हैं, जब भी हम जो है एक एम्पेरिकल स्टडी करते हैं या एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, तो दोनों ग्रुप के में जो है बराबर का जो है ये होना चाहिए, मतलब बराबर की जो है ना
एक बराबर का लेवल होना चाहिए उनके एज के हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपने 35 से 40 एज ग्रुप लिया है, तो इधर भी 35 से 40 होने चाहिए और इधर भी 35 से 40 होना चाहिए, ठीक है। और जैसे जेंडर है, तो इधर मान लीजिए आपने 5 फीमेल्स लिया हुआ है, तो इधर भी कम से कम आपके पास 5 से 6 फीमेल्स होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर आपके 10 मेल हो गए और इधर आपके जो है 10 फीमेल कर दिया आपने। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बारी रिसर्च में क्या होता है कि फीमेल और मेल में जो है आपको हर कोई कोई बीमारी ऐसी होती है या कोई कोई सैंपल्स ऐसे होते हैं कि डिफरेंट ये आता है। तो इसीलिए रैंडम का मतलब है कि दोनों टीम में बराबरी की बात होनी चाहिए। जब भी हम जैसे कबड्डी भी खेलते हैं या क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है कि जितने मजबूत लोग हैं उसमें एक टीम में डाल दिया, जो कमजोर है उसको एक में डाल दिया। ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो रैंडम कहने का मतलब है कि जो दो टीम बनती है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बनाते हैं, एक कंट्रोल ग्रुप बनाते हैं, दोनों के बीच में बराबरी होनी चाहिए, उसको बोलते हैं रैंडम, ठीक है। तो इसमें जो हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, इसमें रैंडम वर्ड दिया हुआ है, तो मैं रैंडम समझाने के लिए आपको बताई थी। बाकी जो एग्जांपल्स में दी थी गांव की, तो क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, तो आपको 100% डेटा के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर एक गांव की पॉपुलेशन मान लीजिए कि 10,000 थी और हमें 300 सैंपल चाहिए था, तो हमने क्या किया कि वो हमारा एक सर्वे था, ठीक है। हम किसी बीमारी के ऊपर नहीं कर रहे थे, हम ये देखना चाह रहे थे कि उस गांव में जो है उसमें उसमें कितने डायबिटिक के लोग हैं या कितने हाइपरटेंशन के लोग हैं, ठीक है। तो इसीलिए 10,000 जो है हमारे पास डेटा था, कंप्लीट डेटा था, मतलब जितने भी लोग वहां रहते थे 10,000 का डेटा हमने लिया हुआ था और 300 हमें सैंपलिंग मतलब करना था। तो हमने रैंडमली जो है चूज कर लिया, ठीक है। 10,000 हमारा सैंपल था। मान लीजिए कि आपके हाइपरटेंशन, उसमें कौन सा दिया होता है एग्जाम्पल आपका, हाइपरटेंशन दिया था ना, हाँ हाइपर, जैसे इसमें हाइपरटेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो 10,000 के पॉपुलेशन में, ये प्रीवलेंस स्टडी है। प्रीवलेंस मतलब होता है कि कितने लोगों को हाइपरटेंशन है वहां पे। तो 10,000 पे तो हम कर नहीं सकते हैं, तो हमने 300 लोगों को लिया और 300 लोगों में देखा अगर मान लीजिए 300 में से 150 लोगों को मतलब हाइपरटेंशन है, तो इसका मतलब कि रेशियो ज्यादा है ना, ठीक है। Yes. तो ये बस आपको समझाने के लिए बताया गया है यहाँ पे कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। मैम इसमें भी ग्रुप डिवाइड करेंगे, एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल, जैसे 300 लिया हमने तो उसमें भी हम नहीं डिवाइड ये करेंगे। नहीं, ये जो है ना सर्वे स्टडी है, ठीक है। ये जो है आपका सर्वे स्टडी है, तो जस्ट आपके पास क्वेश्चनियर होगा हाइपरटेंशन से रिलेटेड, ठीक है। कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड, जैसे हाइपरटेंशन में कौन कौन सा वेरिएबल आ जाएगा आपका, एक तो आपका जो है वेट का आएगा, हाइट का आएगा, ठीक है। और हाइपरटेंशन में आपका एक हाइपरटेंशन से रिलेटेड भी कोई आएगा, बीपी आएगा, आपका बीपी नापना होगा, है ना। तो जितने भी आपके डिपेंडेंट Needs वेरिएबल भी है होगा ना। ना, हाँ हाँ, वो सारे वेरिएबल्स पे क्वेश्चनियर पे और उस वेरिएबल्स पे काम करना होगा, ठीक है। जब हम सर्वे मैम करते हैं तो एज सच कोई ग्रुप हम नहीं बनाते, बस जितने भी एलिजिबल है हमारे सर्वे के लिए उनसे हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। मैम इधर सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, हाँ हाँ एज यू टोल्ड, डू वी मीन्स ऐसा इंटरवेंशन ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप ऐसा नहीं होता है, इट इज हाँ हाँ। स्टडी ऐसे होता है। ये देखिए, रैंडम रैंडम का मतलब होता है ना कि रैंडमली, मतलब रैंडम हमने किसी, मतलब अगर हम ग्रुप बनाते हैं, ठीक हाँ। है। अगर मान लीजिए, क्योंकि ये सर्वे स्टडी है ना, ये जो है सर्वे स्टडी है, तो इसमें हमें कोई ग्रुप नहीं बनाना है, इसमें कोई हमें Okay, especially you are telling for simple random sampling. Exact या this example you are telling for this example. या I am asking for general, like हम्म in random sampling. हम्म We use the concept of intervention group and control group. We can use, or it will just be a study kind of this thing only. We cannot generalize like that. You were asking me about the if you are doing any empirical study. Okay, so in empirical study, if you are wanted to do, so in both the group you have to do like this. Okay, both the group. If you are, In we can. both the group you have to do like this. Okay, Okay. fine. Now today we will start with non-probability sampling, ठीक है। तो इसका क्लस्टर वाला रह गया था जब आपने क्लास खत्म करी थी।
No, नहीं, ma'am, it is done. Cluster was done last. तो मैंने लास्ट में सुमा जी ने ही कहा था कि आप करवा दीजिए, तो मैं करवा दी थी। ओके ठीक है मैम, ठीक है। नहीं, you can explain, ma'am. 2 minutes. It's not. हाँ, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके लिए। एक्चुअली क्लस्टर सैम्पलिंग हम क्या करते हैं, जब भी हमें एक ज्योग्राफिकल रीजन पे, जैसे मान लीजिए कि कोई दिल्ली में रहता है, ठीक है, आपको लगता है कि आपको दिल्ली के रीजन पे करना है, कोई भी, देखिए हर चीज जो ये सैम्पलिंग आप पढ़ रहे हैं ना, हर स्टडी के लिए सैम्पलिंग मेथड अलग अलग होता है, ठीक है। किसी को आरसीटी करना होगा, मीन्स किसी को एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना होगा, किसी को केस स्टडी करना होगा, किसी को सर्वे करना होगा, है ना। तो हर चीज के लिए आपको सैम्पलिंग का तरीका अलग अलग है, डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक पे काम कर रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा अगर आपको देखना है तो आप लिटरेचर रिव्यू कीजिए, क्या कि आपके पहले जो रिसर्च हो चुका है उस टॉपिक पे और उस स्टडी पे, उस पे उन्होंने कैसे किया है, ठीक है। यस मैम। तो ये जो है लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन पे मैं बताई थी कि अगर मान लीजिए कोई आपको पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन पे करना है, दिल्ली पे करना है, दिल्ली एनसीआर पे करना है, कर्नाटक पे करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो है हम जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि स्टेट को जो है हम सिटी में डिवाइड करते हैं, फिर सिटी से जो है हम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से फिर हम उसमें ब्लॉक्स में आते हैं, ब्लॉक से फिर पंचायत में आते हैं। तो इस तरह करके ना हमें हर क्लस्टर से जो है हमें सैंपल लेना होता है। अगर आप किसी ज्योग्राफिकल रीजन को टारगेट कर रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ एक स्टडी हुई थी, तो उन्होंने जो है इस पे किया था कि एक गांव है कोई साउथ में, वहां पे किडनी के पेशेंट बहुत है, मतलब वहां पे किडनी बहुत खराब होती है। उस गांव में कम से कम 30 से 40% लोगों की किडनी खराब है, वो जो गांव है। तो अब क्या है कि अगर हमें उस पार्टिकुलर रीजन में करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले डिवाइड, वो जिस स्टेट में है उस स्टेट का जो है डेटा कैसे लेंगे, हम स्टेट लेंगे, फिर उसको जो है सिटी में बांटेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट से मतलब हर लेवल पे आपको वहां का डेटा कलेक्ट करना होगा, ठीक है, जब आप किसी एक पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन पे आपको अगर सैम्पलिंग करनी है तो, ठीक है। Yes. चलिए, आज हम लोग अपना कन्वेनियंस सैम्पलिंग है सबसे पहले हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, और इसको सबसे खराब सैम्पलिंग माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि जैसे इसका नाम है कन्वेनियंस, कि रिसर्चर अपने कन्वेनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग लेते हैं, ठीक है। चलते फिरते रोड में भी आपको मिल गया तो सैम्पलिंग ले लिए, आपके बगल में कोई दुकान है, आपने लगा दिया कि भाई मैं रिसर्च कर रही हूँ, मुझे सैंपल दे दो, आप दुकान पे चलेगी, मतलब कहीं से भी आप सैंपल उठा के लेते हैं, तो उसको हम कन्वेनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। इसको सबसे बेकार टेक्निक बोलते हैं, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कन्वेनियंस सैम्पलिंग को सबसे मतलब अच्छा टेक्निक नहीं माना जाता है सैम्पलिंग का, ठीक है। लेकिन बहुत सारे रिसर्च में कन्वेनियंस सैम्पलिंग करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे XYZ रीजन होते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है जिसमें कन्वेनियंस सैम्पलिंग आता है। आप चलते फिरते किसी से भी ले सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसको मैं पढ़ लेती हूँ एक बार कि पार्टिसिपेंट आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन कन्वेनियंस, इजी अवेलेबिलिटी एंड अप्रोचेबिलिटी। सैंपल में नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, ठीक है। For example, research participants are invited for study through advertisement put on departmental notice board. तो कन्वेनियंस का जैसे कि आपको मतलब ही समझ में आ रहा है कि कन्वेनियंस आप अपने कन्वेनियंस के हिसाब से, आपको लगता है कि मुझे भाई इतना दौड़ धूप नहीं करना है अपने रिसर्च में, मुझे डेटा कलेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, इतने परमिशंस और इतने सारे ये नहीं करना है मुझे, तो आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से आपको जैसे सैम्पलिंग करना है, रोड से चलते फिरते लोगों से भी सैम्पलिंग करना है, तो आप अपना कन्वेनियंस सैम्पलिंग के नाम पे आपने अपने रिसर्च का सैम्पलिंग कर लिया, ठीक है। तो आपके हिसाब से जो इजी अवेलेबिलिटी हो अप्रोचेबिलिटी हो, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, किसी के बगल में दुकान है, किसी का जो है फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है, क्या आप बहुत लोगों को जानते हैं, ठीक है। तो आपने XYZ मतलब कोई आपने ऑर्गेनाइजेशन से नहीं कांटेक्ट करते, चलते फिरते लोगों से आपने डेटा ले लिया, कोई गेस्ट भी आया आपके घर से, उससे भी डेटा उठा लिया आप, है ना। तो जब हम अपने कन्वेनियंस के हिसाब से सैम्पलिंग करते हैं जिसका कोई एक प्रोटोकॉल नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कन्वेनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। कन्वेनियंस सैम्पलिंग आपका यूजफुल तब हो जाता है जब आप बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैं कोई स्टडी कर रही हूँ और उसमें मैंने कन्वेनियंस सैम्पलिंग किया, और उसमें मेरा टारगेट था 500 डेटा का, मतलब जो मेरा सैंपल साइज आया था वो 500 करना था, और मैंने 5000 कर लिया कन्वेनियंस सैम्पलिंग के थ्रू। तो फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि आपने, क्योंकि उसमें क्या हुआ कि आपको 500 डेटा की रिक्वायरमेंट थी, मैंने 5000 कर लिया, ठीक है।
लेकिन इसको अच्छा सैम्पलिंग नहीं मानते हैं। अगर आप कभी भी कन्वेनियंस सैम्पलिंग करते हैं तो इसको अच्छा सैम्पलिंग नहीं माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आप अपने कन्वेनियंस के हिसाब से करते हैं, वो नाम से ही पता चल रहा है, इसीलिए इस सैम्पलिंग का नाम कन्वेनियंस सैम्पलिंग रखा गया है कि रिसर्चर मैम अपने कन्वेनियंस के हिसाब से। हाँ जी मैम बताइए। इसमें कन्वीनियंस सैम्पलिंग में लाइक इवन दो इट सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया कि क्या कर रहे हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो भी इट इज नॉट ए गुड रिसर्च मेथड। क्योंकि फॉर माय कन्वीनियंस आई चूज लाइक there is a school near to my house. Okay. ओके So ओके I say like last time what I had done yoga module to enhance sociability concentration in this one pre-university students. ओके ओके So in that case, like there is a school nearby. हम्म So I go to the school and take the data. That is not convenience sampling. See, if you have visited that school, you have taken permissions from the principal, you went to the classroom, and after the school Yeah. help you in your research, then it's okay. Okay. Because you have some approval from the school. Okay. Okay. School is helping you. Ah. School is giving in return that, okay, you are able Yes. to do research in my school. Okay. Then on that time, this is not convenience. Okay, only when I go and search, like they don't give permission, but two students from this school, from this school, Yeah. from this school, I keep collecting. Yeah, That will be convenience. Correct, Like, correct. Without any okay. permission, you are just standing means outside the school. There is no and you are ethical taking- clearance or something like that. Nobody gives you permission, but on your own, you just approach through your friends. Take Yeah. two students from this school, from Correct, other school. correct. Oh, okay. Okay. That is convenience. Yeah, that does not satisfy any rules. That doesn't satisfy any rules. If you are taking permissions and principal is giving you the permission, and then after you are entering the classroom, and from the classroom you are taking the data, then it's okay, and it's not convenience sampling. Not convenience. Okay. You can do simple random sampling also. Fine. Yeah. So, but when you are standing in front of a school and without the knowledge of principal, teacher, parents, you are taking data and you are saying that I am doing convenience sampling, then on that time, this is the convenience sampling. Yes. Okay. So this is means convenience. So that's why this sampling is not good. Means this is not regarded as a good sampling method. Convenience sampling. Okay. After convenience sampling, snowball sampling. Anyone can tell me what is snowball? Snowball क्या होता है? Snowball जानते होंगे आप लोग? Ma'am, it's something like winter, जिधर आइस बर्फ पड़ता है वो snowball. बिल्कुल, तो उसकी गैदरिंग है small balls. हाँ, वो जैसे जैसे नीचे आता है वो बॉल बड़ा होते जाता है. है ना, उसका साइज जो है बड़ा होते जाता है, मतलब वो नीचे से ऊपर से नीचे आता है, और वो जितने ऊपर से नीचे आता है, जितने नीचे आते तक वो बहुत बड़ा बॉल हो जाता है. ठीक है, सेम यहाँ पे सैम्पलिंग में भी यही है, इसीलिए मैंने पूछा कि स्नोबॉल क्या होता है. ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ. स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि रिसर्चर इनिशियली approaches a few target participants. Through referrals of those participants, new participants are recruited. For example, in a study on HIV patient, a researcher identify a few HIV patients and through them get new participant through referrals, useful to study socially sensitive target group. अब देखिए स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है कि मान लीजिए कि मुझे प्रिजनर्स पे जो है, जो ऑलरेडी जेल से छूट चुके हैं प्रिजनर्स, मुझे उनके ऊपर रिसर्च करनी है. ठीक है, मैं एक प्रिजनर के पास गई और उनसे बोली कि अगर आप किसी और को भी जानते हैं तो मुझे उसका रेफरेंस दीजिए. वो प्रिजनर बोला हाँ, मैं मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनका रेफरेंस आपको दे देता हूँ. तो मेरे पास एक तो मेरे पास थे, एक रेफरेंस तो मेरे पास था ही, उसने मुझे 2 रेफरेंस और दिए. फिर 2 के पास मैं गई, फिर उन्होंने मुझे 2 और दिए, तो फिर मेरे पास जो है 4 हो गए. फिर 4 से भी मैं रेफरेंस ली तो मेरे पास 8 हो गए. तो क्या होता है कि इसमें जो है हमें रेफरेंस मिलता है. रेफरेंस कहने का मतलब है कि मेरी जो रिसर्च है वो प्रिजनर्स के ऊपर है, जो जेल से ऑलरेडी छूटे हुए हैं, कि उनका साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेटस क्या है. ठीक है, मेरा स्टडी ये है. मेरे पास जो है एक आदमी ऐसा है
जिससे मैं जानती हूँ कि पहले वो जेल में था, फिर वो प्रिजनर जो है जेल से छूटा, फिर एक का मैंने लिया, एक से दो से दो, फिर उसने मुझे 2 का और रेफरेंस दिया, फिर 2 ने 4 का रेफरेंस दिया, 4 ने 8 का रेफरेंस दिया। तो इससे क्या हुआ, जब हम कोई रेफरेंस वाला काम करते हैं तो उसको हम स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। ठीक है, कि एक के पास ये जो है बहुत ही मतलब ये तब होता है जब हम किसी स्पेशल ग्रुप पे, जैसे HIV पेशेंट है, HIV पेशेंट का डेटा नहीं मिलेगा आपको, आप हॉस्पिटल जाएंगे बोलेंगे कोई नहीं देगा आपको। आप अगर किसी एक HIV पेशेंट को जानते हैं तो फिर आपको उससे दूसरे का पूछना होगा, क्योंकि जो ये ग्रुप होती है ना, प्रिजनर्स वाली हो गई, HIV पेशेंट हो गई, ये सब सेंसिटिव टारगेट ग्रुप होती है। आपको बहुत सारे सैंपल्स ऐसे हैं जो आपको ऐसे नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, आपको रेफरेंस से ही मिलेंगे वो ग्रुप। तो मान लीजिए कभी कोई आपका ऐसा पार्टिसिपेंट हो, ऐसा कोई सैंपल हो, ऐसा आप स्टडी कर रहे हो जिसमें आप बहुत सैंपल्स नहीं जानते हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है कि ये आप सैंपल्स कैसे लेंगे। तो ऐसा होता है ना कि हमने उससे पूछा, फिर उसने मुझे 2 का रेफरेंस दे दिया, फिर उसने 2 का। तो जितने भी सेंसिटिव ग्रुप है ना, जैसे HIV पेशेंट, वो लोग नहीं बताएंगे कि उनको HIV है ना। वो किसी प्रिजनर्स पे करेंगे तो वो नहीं बताएंगे कि जो है आप वो कभी प्रिजनर थे, या आपको जेल से उनका डेटा नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हम किसी को एक को जानते हैं, फिर उनसे बोलते हैं कि मैंने जैसे आपका क्वेश्चनियर भरवाया है तो मुझे आप कुछ रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, रेफरेंस के थ्रू अपना डेटा पूरा कर लिया। ठीक है, तो इसमें जो है आपको रेफरेंस से काम होता है, इसीलिए इसको स्नोबॉल बोलते हैं। मतलब स्नोबॉल में क्या होता है कि वो छोटा सा बॉल होता है, फिर वो स्लाइड करते 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 वो बड़ा हो जाता है जैसे जैसे नीचे आता है। उसी तरह सेम रेफरेंस केस में भी ऐसा होता है कि हम एक हमें मिला डेटा, एक सैंपल मिला, एक ने 2 दिया, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, 8 से 16 हो गए, 16 से 32 हो गए। तो इस तरह करके जो है हमारा साइज सैंपल का बढ़ते गया एक के रेफरेंस से। हम जानते तो एक को ही थे, लेकिन 32 सैंपल्स आ गए रेफरेंस के थ्रू। ठीक है, तो जब भी रेफरेंस वाला काम होगा तो उसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग बोलते हैं, और ये भी एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ठीक है, उसके बाद है आपका कन्वीनियंस सैंपलिंग है, फिर स्नोबॉल सैंपलिंग है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इसका वर्ड है ना, अगर आप इसको ध्यान में रखिएगा और एग्जाम्पल्स को, तो आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैं आपको कोई भी ऐसा एग्जाम्पल, हमेशा एग्जाम्पल्स आपके प्रैक्टिकल लाइफ से ही देती हूँ। तो जो एग्जाम्पल्स है और जो ये वर्ड है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत बारी एग्जाम में क्या होता है, एंजाइटी हो जाता है, आप थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, तो आपको फिर समझ में नहीं आने लगती है चीजों को, और क्वेश्चंस भी आपको घुमा के पूछते हैं, सीधा सीधा तो पूछते नहीं है आपसे। तो आप इस वर्ड को ध्यान रखिएगा कि स्नोबॉल क्यों क्यों रखा गया है, स्ट्रेटिफाइड क्यों रखा गया है, क्लस्टर क्यों रखा गया है। एक बार अगर आप एग्जांपल्स के साथ इस वर्ड को पकड़ के रखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में। ठीक है, अब है कोटा सैंपलिंग। अच्छा, कोटा क्या होता है ये बताइए, इन जनरल कोटा क्या होता है? They say na reservation quota that Good. गुड, which जो satisfy some condition. वो quota means reserved for that particular condition. करेक्ट। अब जैसे हम यूजीसी एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है, वी आर गिविंग यूजीसी एग्जामिनेशन, तो उसमें होता है ओबीसी का कोटा अलग होता है, उसके बाद आपका जनरल का कोटा अलग होता है, सबका मार्क्स अलग आता है ना। ऐसा तो नहीं होता है कि तो कि जो है मतलब सबको एक ही मार्क्स आए और उसमें ही जो है आपका रिजल्ट बन जाए। उसमें भी कोटा होता है कि जो ओबीसी का है उसका जेआरएफ का नंबर इतना आ गया है और नेट का नंबर इतना आया है, जो जनरल है उनका जेआरएफ में इतने पे हुआ है और नेट का इतने में हुआ है। ठीक है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है जो अभी नया आया है, ईडब्ल्यूएस, उनका ये है, तो ये सब भी तो कोटा है आपका। या जब हम मेट्रो से जाते हैं तो बुजुर्ग का कोटा, ओल्ड एज का कोटा अलग होता है, सीट बैठने का जो होता है। या नहीं तो आपका जो है लड़कियों का भी जो है, जब हम दिल्ली के बस पे ट्रैवल करते हैं तो वहां पे जो है सीट रिजर्व होता है, ऑलरेडी कोटा बना रहता है कि लड़कियों के लिए रिजर्व है ना। तो इस तरह का हमारे लाइफ में कोटा होता है। ठीक है मैम, आप अभी कर्नाटक में जेंट्स का रिजर्वेशन है अभी। अच्छा, लेडीज को जेंट्स में बैठने नहीं देते हैं क्योंकि लेडीज फ्री है ना, इसके लिए। अच्छा अच्छा, तो ये कोटा वर्ड जो है
यहाँ पे कोटा सैम्पलिंग भी कुछ इस तरह से ही काम करता है, ठीक है। अब ये क्या है मैं बताती हूँ आपको, बस इन जनरल मैं आपको समझाना चाह रही थी कि कोटा होता क्या है। सैम्पलिंग में देखिए कोटा क्या होता है, देखिए प्रोसीजर क्या है इसका। बेस्ड ऑन डिजायर कंडीशन अ रिसर्चर क्रिएट्स कोटा ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फॉर अ स्टडी। Researcher recruit participant until the needed quota is fulfilled. Quota is the number of people needed for each of the subgroup. For example, in a study on college student, a researcher want 50 students from first year, 100 from the second year, and 150 from third year. Sampling is continued until the required quota of 50, 100 and 150 is filled. ठीक है। तो कोटा क्या होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी थी कि मैं जब सर्वे कर रही थी तो मुझे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करने मिला था। मेरा सर्वे स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट्स के ऊपर था, ठीक है। तो मुझे डेटा नहीं मिला, ठीक है। मुझे ये बताया गया कि निमांस के बगल में ये एक बिल्डिंग है, वो डेटा सेंटर है, वहाँ डेटा मिलता है, तो आप वहाँ पे जाके डेटा ले लो। फिर मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ पे डेटा एक्सेस करने नहीं मिला, क्योंकि वो डेटा रिसर्चर को मतलब बहुत पहुंच होना चाहिए वो डेटा को लेने के लिए, या नहीं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम टेकन है। अगर आपको 100% डेटा चाहिए कि इंडिया में कितने जो है पेरेंट्स है, ठीक है, कितने जो है आपके स्टूडेंट हैं, कितने जो है गवर्नमेंट में है, कितने जो है आपके प्राइवेट में है ना, और कितने आईबी बोर्ड में, कितने सीबीएसई में है, हर ये डेटा सेंटर होता है। लेकिन इस डेटा का एक्सेस जो है नहीं देते, मतलब मिलता नहीं है। मिल भी गया तो बहुत टाइम टेकन है। रिसर्च एक ऑलरेडी बहुत टाइम लगता है रिसर्च करने में, और अगर हम इतना ज्यादा करेंगे कि मुझे 100% डेटा चाहिए तो पॉसिबल नहीं है। तो ये डेटा बहुत कॉन्फिडेंशियली होता है। आप देखते होंगे कि एम्स का जो है डेटा हाईजैक हो गया है ना, इस हॉस्पिटल का जो है ये कर लिए, वेबसाइट कर लेते हैं ना ये लोग। तो ये सब होता क्यों है, क्योंकि उनको उस डेटा से, जो हॉस्पिटल का डेटा होता है, उससे जो है उनको पता चल जाता है कि इंडिया में अभी इतने लोग प्री डायबिटिक है, तो इतने साल में ये लोग डायबिटिक हो जाएंगे, इतना जो है फिर मेडिसिन बनेगा। ऐसे ही होता है ना। हम लोग कहाँ से निकालते हैं, जो हम लोग एक्सपेक्टेशन रेशियो निकालते हैं कि अब आने वाले समय में क्या होने वाला है, वो डेटा से ही तो निकालते हैं, ठीक है। कितने जो है डायलिसिस के पेशेंट होंगे, कितने जो है अभी, कितने को हाइपरटेंशन है, कितने अभी जो है डायबिटिक है, कितने लोग अब आगे जो है कैंसर में, कितने लोगों को कैंसर होगा। इसी हिसाब से तो ये डेटा ही तो है सब कुछ। तो ये डेटा जल्दी से हम लोग को नहीं मिलता है। तो फिर मुझे स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोला गया था कि मैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं था, एक्सेस नहीं था डेटा का, तो फिर मैं कोटा सैम्पलिंग की थी। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि मुझे 3 ग्रुप चाहिए था, टीचर का चाहिए था, स्टूडेंट का चाहिए था, पेरेंट्स का चाहिए था। तो मैंने एक सैंपल साइज पे एक कोटा बना लिया कि मैं 100 जो है 100 पेरेंट्स को लूंगी, 300 जो है मैं स्टूडेंट को लूंगी, 100 जो है मैं टीचर्स को लूंगी। ऐसे करके मैंने कोटा बना लिया कि इतने मेरी सैंपल साइज होगी, और जब तक ये सैंपल साइज फुलफिल नहीं हो जाता है, ठीक है, जब तक मुझे इतने सैंपल नहीं मिलते हैं, तब तक मेरा सैंपलिंग पूरा नहीं होगा। ये मैं सर्वे के लिए बता रही हूँ। तो मैं जो है उस कोटा के हिसाब से, तो मैं अपने सर्वे में कोटा सैंपलिंग की थी, क्योंकि 3 डिफरेंट जो है सैंपल्स थे मेरे सर्वे में, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से एक कोटा बना ली कि पेरेंट्स के लिए इतने नंबर्स होंगे, टीचर्स के लिए इतने होंगे, और स्टूडेंट के लिए इतने नंबर्स के होंगे। और जैसे ही वो फुलफिल हो गया तो मेरा सैंपलिंग पूरा हो गया। तो ये भी एक सैंपलिंग करने का तरीका है। और इसमें भी हम कोटा जो है सब ग्रुप में ही, मतलब इसमें भी सब ग्रुप बनता है। जैसे कि हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में सब ग्रुप बनाते थे और उसको स्ट्राटा बोलते थे, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग था। ये जो है ma'am, you had explained there subgroupings. Okay, तो that subgroup known as strata, लेकिन सब ग्रुप ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सब ग्रुप भी बनता है। तो जब हम एक ऐसा सर्वे करते हैं या कोई ऐसा रिसर्च करते हैं जिसमें डिफरेंट लोगों की जरूरत, डिफरेंट सैंपल चाहिए होता है, तो उसमें हमें स्ट्रेटिफाइड या कोटा सैंपलिंग करना होता है। This means here when 100% data is available, if such subgroupings are formed, we are going for probability sampling. If 100% data is not available, then we are coming for quota sampling.
Correct. Because you have to refine the data. And how you will refine the data? Means suppose if I am doing research on parents, okay, student and teachers. So there are so many government college, there are so many PU college, there are so many private college. So you have to refine your study. Yes. Okay, so for that refinement, you need 100% data. And if you don't have data, then you have to dependent on this Quota non-sampling. Yeah. Okay. Mm. So quota sampling. If you don't, suppose here it is given example that in a study on college student, a researcher wants 50 students from first year, 100 from second year, and 150 from third year. Sampling is continued until the required quota of 50, 100, and 150 is filled. So here also researcher wants 3 different kinds of sampling. Okay, 50 students from the first year, 100 students from the second year, and 150 students from the third year. ठीक है, तो जब तक उसको 50 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के नहीं मिल जाते हैं और 100 स्टूडेंट सेकेंड ईयर से नहीं मिल जाते हैं और 150 स्टूडेंट थर्ड ईयर से नहीं मिल जाते हैं, तब तक उनका कोटा पूरा नहीं होगा. ठीक है, और जैसे ही इतने सैंपल मिल गए तो हमारा कोटा पूरा हो गया और हमारा सैंपलिंग भी पूरा हो गया. ठीक है, आया समझ में ये कोटा मैम सैंपलिंग? इधर डेटा एक ही स्कूल से लेना है, ऐसा है क्या? ओनली फ्रॉम वन डेटा स्कूल? एक ही स्कूल का है, लेकिन एक ही इसमें स्कूल का, फर्स्ट ईयर, हाँ, लेकिन इसमें 50 स्टूडेंट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, 100 फ्रॉम द सेकेंड ईयर एंड 150 फ्रॉम द थर्ड ईयर. ठीक है, तो इसीलिए हम रिसर्चर ने एक सब ग्रुप बनाना था. है तो स्टूडेंट का ही डेटा, लेकिन दे आर फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर. तो उन्होंने कोटा बना लिया कि जो है हम 50 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेंगे, 100 स्टूडेंट सेकेंड ईयर से लेंगे और 150 स्टूडेंट थर्ड ईयर से लेंगे. ठीक है, तो मैम यहाँ पे कंपल्सरी नहीं होता है ना कि अगर हमें 50 सपोज अगर हमें 50 मैंस चाहिए तो हम किसी एक जगह से ले, वो कहीं से भी ले सकते हैं. 100 वुमेन चाहिए तो वो कहीं से भी ले सकते हैं. हाँ, लेकिन वो सेकेंड ईयर के होने चाहिए. जैसे मान लीजिए कि आपको 50 लेना है, तो आपका अगर फर्स्ट ईयर से 50 है तो आपको मतलब जो आपका कंडीशन है ना, उस कंडीशन को पूरा करना है. आप अगर फर्स्ट ईयर के डेटा मान लीजिए आपके 2-3 स्कूल से मिल रहे तो आप वहां से ले लीजिए. ठीक है, वो कोई भी कॉलेज से हो सकता है ना मैम? हाँ, लेकिन उसका एज ग्रुप है, एज मैटर करता है. आप ऐसा नहीं है कि आपको रिसर्च जब भी करते हैं ना तो एक सर्टेन एज ग्रुप रखना पड़ता है. जैसे 35 से, अब जैसे मान लीजिए कोई अगर बीए ही कर रहा है तो हमने क्या कर लिया, हमने जो है 20 से 25 तक का ले लिया एज ग्रुप. Ma'am, here first year student means they will be in the age 16 to 18 to 20 something. 18 after 12th na means yeah, 14 is the minimum age for giving 10th examination or board examination. 17, yeah, 17 first year. 17, हाँ, तो 17 to suppose if means we have to decide the age group. Based on the age group we have to collect the data. Okay, but here it is understood first year means age is 17. We have to collect only from students who are 17 years. हाँ, from 17 to 18 years or 17 to 20 years. Means you have to judge your age. Means what is the requirement for requirement? For first year 17 age, for second year 18, third year no, it is degree college or pre-university. You don't have to take age like this. At least you have to take a gap of 5 years or 3 years. Means all the 17 years student not necessary is in the first year, correct? Ma'am, this first year data itself it is whether college first year or it is pre-university. That differs, right? No, it is third year also. No? So college, it is college data. Third year means this may be from the this may be from the college. That means degree college, not university college. So the age will be then 19, 20, 21 like that. Yes, correct. You have to fix certain age group, and from that age group you have to take from the different schools. It is not necessary that from single school you have to take. You have to take the different schools also. या डिफरेंट ईयर. हम ये भी बोल सकते हैं क्या जहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है वहाँ कोटा सैम्पलिंग? जहाँ टर्म्स एंड कंडीशन है नहीं, आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन तो देखिए आपको सब में है. आप जितना भी आप सैम्पलिंग करेंगी ना, आपको सब में कुछ ना कुछ है ना.
लेकिन कोटा सैम्पलिंग में है कि आपको कोटा बनाना है। जब आप अपने एक ही सैंपल में जब हमारा सब ग्रुप बनता है ना, जैसे मान लीजिए कि मेरा रिसर्च टॉपिक तो एक ही है, लेकिन जो है सैंपल्स अलग अलग हो गए, मतलब उसमें जो है हमें टीचर्स को भी लेना है, स्टूडेंट को भी लेना है, और बच्चे को भी लेना है, टीचर्स को भी लेना है, पेरेंट्स को भी लेना है। तो मतलब मेरा रिसर्च टॉपिक तो एक ही है, लेकिन जो हमारे सैंपल्स है ना वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो मुझे जो है, अगर डेटा मेरे पास पूरा है तब तो हम स्ट्राटा बना ले, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर ले। अगर डेटा हमारे पास पूरा नहीं है, हम नहीं जानते हैं 100% डेटा कि कितने टीचर है, कितने ये है, ठीक है, तो हमने एक कोटा बना लिया कि हमने मतलब उसी का हमने सब ग्रुप बना लिया, और उसी सब ग्रुप का हमने एक कोटा बना लिया कि इतना सैंपल साइज हो जाएगा तो मेरा रिसर्च जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब हमारी सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरह की फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है। तो कोई ऐसी कॉलेज हो सकती है, मतलब कोई ऐसी स्टडी हो सकती है जिसमें रिसर्चर को फर्स्ट ईयर से भी स्टूडेंट चाहिए हो, सेकेंड ईयर से भी चाहिए हो, थर्ड ईयर से भी चाहिए हो। तो उसने क्या किया, एक कोटा बना लिया कि 50 स्टूडेंट हम फर्स्ट ईयर से ले लेंगे, 100 स्टूडेंट हम सेकेंड ईयर से ले लेंगे, और 150 स्टूडेंट हम थर्ड ईयर से ले लेंगे। ठीक है। अभी समझ आया। ओके, थैंक यू मैम। ये ऐसे मैम कि गवर्नमेंट जॉब वगैरह में जैसे कोटा होता है ना ओबीसी का, जनरल का, हाँ तो हाँ वो हाँ फुल होते तक लेते हैं, उसके हाँ, बाद नहीं लेते, इस उसमें टाइप होता का। है, हाँ उसमें होता है ना कि हम 25% कोटा जो है ओबीसी के लिए है। तो जब तक वो, और वो कोटा ओबीसी को ही देते हैं चाहे वो सीट खाली चला जाए, उसमें रिक्रूटमेंट ओके। नहीं हो, लेकिन वो कोटा जो है ओबीसी के लिए फुल फिल मतलब ये है, तो ओबीसी ही आएगा। अगर वो कोटा एसटी एससी के लिए तो उसमें एसटी एससी ही आएंगे। होता है ना 10% कोटा, 30% यस कोटा। तो मैम। इसी तरह सैम्पलिंग में भी हम कोटा का साइज बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 500 बच्चे चाहिए, डिग्री इसी कॉलेज से 500 चाहिए। अब 500 बच्चे में मुझे फर्स्ट ईयर के भी बच्चे चाहिए, सेकेंड ईयर के भी चाहिए, थर्ड ईयर के भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, कोटा बना लेंगे कि फर्स्ट ईयर से हम इतने बच्चे लेंगे, सेकेंड ईयर से हम इतने बच्चे लेंगे, और थर्ड ईयर से हम इतने इतने बच्चे लेंगे। तो ये रिसर्चर ही कोटा डिसाइड करता है। ठीक है। आपका सैंपल साइज फिक्स होता है कि आपको इतना ही सैंपल साइज चाहिए, मतलब आपका जो सैम्पलिंग है वो 500 पे है, 300 पे है। अब जैसे कि मान लीजिए इसका टोटल कितना हो गया, 50 प्लस 100 कितना हो गया, 150, 50, और 150 इधर। तो इसका टोटल सैम्पलिंग कितना, टोटल सैंपल साइज कितना हो गया, 300 टोटल। 300। तो उस 300 को फिर उसने कोटा बना दिया कि हम फर्स्ट ईयर से 100 फर्स्ट ईयर से हम 50 लेंगे, सेकेंड ईयर से हम 100 लेंगे, और थर्ड ईयर से हम 150 लेंगे। ठीक है। जब हमें सब ग्रुप एक्चुअली बनाना इसमें पड़ता है। कंडीशन नहीं है, कॉलेज कौन सा भी ले सकते हैं हम, लेकिन फर्स्ट ईयर के होने चाहिए। करेक्ट करेक्ट। हाँ, देयर इज नो कंडीशन कि यू हैव There टू is no टेक इन condition दिस। because हाँ, here दैट्स you व्हाट। don't know what is the exact sample size. अगले हाँ, जैसे मैंने अपना एग्जांपल आपको अपनी स्टडी का एग्जांपल दिया, तो मुझे पता ही नहीं है कि पूरे इंडिया में जो है कितने हाँ। टीचर हैं। ठीक है। उसमें भी आपको मैंने कहा कि रिफाइनमेंट होता है, जब भी हम रिसर्च करते हैं ना तो उसको रिफाइन किया जाता है। रिफाइन कहने का मतलब है कि अब टीचर तो है, जैसे मान लीजिए कि मुझे पता चल गया कि 5 लाख टीचर है। अब 5 लाख में कितने गवर्नमेंट है, कितने प्राइवेट है ना, कितने सेल्फ सर्विस दे रहे हैं, कितने जो है, मतलब ये पूरा डेटा रिफाइन होता है। उसके बाद आपका जाकर के जो है रिसर्च कंप्लीट होता है। तो हमें डेटा रिफाइनमेंट पे भी ध्यान देना होता है। सिर्फ यही नहीं है कि हमने बस मतलब टीचर है तो हमने ले लिया। ठीक है। उसमें ये भी देखना है कि अगर आप योगा टीचर है कि जनरल टीचर है ना, क्योंकि हम तो योगा के स्टूडेंट है, हमें तो मोस्टली योगा टीचर की जरूरत पड़ती है अगर हम कोई सर्वे करते हैं, अगर योगा पे स्टडी करते हैं तो उसमें ये भी डिफाइन करना है कि योगा टीचर है कि वो जनरल सब्जेक्ट के टीचर है ना। तो बहुत सारी चीजों की रिफाइनमेंट होती है, तब जाके हमारा सैम्पलिंग पूरा होता है। तो ये सारी चीजों को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो 100% डेटा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर पॉसिबल हो जाए तो वो एक अच्छा रिसर्च कहलाता है, क्योंकि आप एग्जैक्ट वही काम, मतलब उस एग्जैक्ट डेटा पे जब आप काम करते हैं ना तो रिजल्ट भी बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। इसमें तो क्या होता है कि हम एक बस एक ये एक एजम्पशन है हमारा, है ना, कि इतने मतलब इतना सैंपल साइज होना चाहिए, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट इससे ले लिया, और फिर उसके बाद फिर हम उसको रिफाइन कर रहे हैं कि अब इसमें कौन से योगा टीचर है, कौन से जो है नॉन योगा टीचर है, कितना किसकी जो है एक्सपीरियंस 5 साल ज्यादा है, कि किसकी जो है बस रिसेंटली स्टार्ट किए हैं। तो ये सारा डेटा इस तरह से हम रिफाइन करते हैं, तब जाके हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं रिसर्च में। ठीक है। तो जब भी आप कोई रिसर्च कीजिए तो अच्छा पेपर जो जर्नल में पब्लिश हुआ है, अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है, उस पेपर का लिटरेचर रिव्यू करेंगे ना तो वो खुद समझ में आ जाएगा आपको फिर ये सारी चीजें।
ठीक है। अब है पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग को हम जो है जजमेंटल सैम्पलिंग भी करते हैं। जैसे कि पर्पसिव सैम्पलिंग, एक पर्पस होता है, एक पर्टिकुलर पर्पस होता है इस सैम्पलिंग के लिए, और इसमें अधिकतर ऐसा होता है कि जब सैंपल साइज कम होता है ना किसी भी, जैसे मान लीजिए हमारा कोई स्टडी ऐसा है जिसमें सैंपल कम है, मतलब बहुत रेयर सैंपल है अवेलेबल, तो हम ये पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं फिर। ठीक है। इसमें क्या है आपका प्रोसीजर है आपका, टू स्टडी अ रेयर पॉपुलेशन रिसर्चर प्रपोजेस सेलेक्ट पार्टिसिपेंट बेस्ड ऑन स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। एग्जाम्पल है टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेडिटेशन अ रिसर्चर डिसाइड टू सेलेक्ट अ फ्यू एक्सपीरियंस योगी फ्रॉम हिमालयस। जब आपके सैंपल साइज बहुत, मतलब जैसे बहुत रेयर कोई कोई बीमारी है ना कि बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी हमें उसमें तो रिसर्च करना होता है ना, बहुत कम है उस तरह की बीमारी, बहुत कम है। जैसे कि एक पा मूवी आई थी ना, जो उसमें कौन सा मूवी था जो मतलब बचपन में बहुत बूढ़ा हो गया था, अमिताभ बच्चन का मूवी था वो। यस वो मैम, बहुत सारी बीमारी बहुत सारी बीमारी ऐसी होती है कि जो बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है ना। तो जो ऐसी बीमारी है जो बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है, जिसके सैंपल आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है। तो जो अब जब ऐसा कोई ये होता है तो उसको हम पर्पसिव सैम्पलिंग या जजमेंटल सैम्पलिंग बोलते हैं। नेट में दोनों वर्ड दे देते हैं, कभी पर्पसिव लिखते हैं, कभी जजमेंटल लिखते हैं, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग एक ही होता है। ठीक है। तो जब पॉपुलेशन, कोई रेयर पॉपुलेशन पे आप काम करते हैं और आपको तब अपना रिसर्च करना होता है जिससे पॉपुलेशन बहुत कम है उस चीज की, तो उस समय हम पर्पसिव सैम्पलिंग करते हैं। अब जैसे इसमें एग्जांपल में दिया है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म मेडिटेशन अ रिसर्चर डिसाइड टू सेलेक्ट अ फ्यू एक्सपीरियंस योगी फ्रॉम हिमालयस। अब हिमालय पे जो जाते हैं वो कहाँ मिलने वाले हैं आपको, फिर तो वो तो रियल योगी वही होते हैं, वो पीएचडी नहीं किए होते हैं, लेकिन वो रियल योगी होते हैं, है ना। वो किसी से मिलना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे योगी जो हिमालय पे चले गए हैं तपस्या करने के लिए, वो वहीं रहते हैं, तो ऐसे योगी आपको जल्दी मिलते भी नहीं है, क्योंकि ये खुद ही जो है अपने आप को हटा के, मतलब दुनिया को त्याग करके उसके बाद हिमालय पे जाते, तो किसी से मिलना भी नहीं चाहते। अब ऐसा कोई स्टडी कर ले, अब उसमें सैंपल की ऐसा ही सैंपल मुझे चाहिए, तो अब इस सैंपल के लिए क्या करना होगा, इस सैंपल के लिए पर्पसिव सैंपलिंग करना होगा। ठीक है। इस तरह के सैंपल्स, मतलब इस तरह के योगी बहुत कम मिलते हैं कि ऐसे, हालांकि तो प्योर अगर आप बोलिए तो जो रियल रिसर्चर होते हैं वो आपको हिमालय पे ही मिलते हैं, जो योगीज होते हैं जो हिमालय पे जाते हैं, जो पूरा अपना जीवन डेडिकेट कर देते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती है, लेकिन रियल योगी यही होते हैं। इन्हीं को नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, तपस्या करते हैं बिना कपड़ा पहने, बिना ये किए हुए, इतने बर्फ में, मतलब पूरे दिन रात बिताना, है ना, अपने बॉडी को इस हिसाब से बनाना। तो अब इस तरह का कोई मुझे सैंपल चाहिए हो तो उसके लिए क्या क्या करना होगा, हमें पर्पसिव सैंपलिंग करना होगा। अभी हाल फिलहाल ही मेरे एक फ्रेंड है, वो जो है JNK पे कर रहे हैं, मतलब जम्मू एंड कश्मीर पे कर रहे हैं, वो जो वहाँ पे जो जितने भी टेररिस्ट है उनके साथ, मतलब उनका डेटा चाहिए उनको। अब वो उनको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए कौन सा सैंपलिंग करेंगे, है ना। क्योंकि एज ए रिसर्चर आप फ्री है किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए, अगर आप कोई भी टॉपिक उठाएंगे तो आपको कोई मना नहीं करेगा कि यहाँ पे रिसर्च नहीं कर सकते हो एज ए रिसर्चर। हाँ, हियर एक्सक्यूज मी, वो अभी रिस्की इतना नहीं है क्या उधर जम्मू कश्मीर में जाके मिलिटेंट्स को ये करना, इट्स ए रिस्की रिसर्च, बट स्टिल रिसर्च इज गोइंग ऑन। but government gives protection. Yeah, government gives protection, but to whom you will search if something will happen? Yeah, then To whom you will blame? yeah, self only, risk So only it's then. very risky. It's very risky. These Yeah. research are very risky. So that's why I'm telling that as a researcher, you are free to do anything, any type of research, Yeah. but depend upon that how much capacity means that's why in the first class I tell you that doability Yeah, means doability. Yes. that's why I have given you this word. Mm. So these are the four non-probability sampling types of sampling. The first one is convenience sampling. The first one is Convenience sampling. convenience. second one,
Second is Snowball. snowball sampling. Third one, quota sampling, Quota sampling. third, fourth one, purposive or Purposive judgmental. judgmental. judgmental sampling. So Yes. whatever you are studying na here in the class, so you just means you just pick the normal meaning of these words. Okay, so in your life you will never forget what are these samplings, because so many things are there to study. You have so many classes, correct? So you have to understand everything. Don't learn. मैं कभी नहीं बोलूंगी कि इसको याद कर लो, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, वहां पे कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। और मैंने देखा है कि नेट में एक बार क्वेश्चन अगर एक टॉपिक से उठा लेते तो उसके 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं, बाकी क्वेश्चंस पूछते ही नहीं है ना? तो इसको हर चीज हम याद नहीं कर सकते, तो इसको समझिए कि ये है क्या। वर्ड्स बहुत सिंपल है, जैसा काम है वैसा नाम है, ठीक है? Yes. तो इसीलिए इसको जो है ऐसे समझना है कि बस आज लास्ट क्लास है, आज के बाद पढ़ना ही नहीं है, बस नाम देखा दिखा कि क्लस्टर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ज्योग्राफिकल एरिया पे है ना? कन्वेनियंस लिखा हुआ है तो अपने कन्वेनियंस के हिसाब से, स्ट्रेटिफाइड लिखा हुआ है तो हमें एक सब ग्रुप स्ट्राटा बनाना है ना? और पहले क्वेश्चन वही आता था इसमें कि सबसे अच्छा सैम्पलिंग कौन सा होता है, तो हमेशा याद रखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो हमेशा अच्छा होता है। नेट में इधर भी आया हाल फिलहाल, पिछले साल मैं देखी थी, वहां पे 100% डेटा जिसमें है वही अच्छा सैम्पलिंग है। जब आप 100% डेटा को जानते हैं तभी डिफाइन करेंगे ना। रिसर्च इज ऑल अबाउट रिफाइनमेंट। तो आप रिफाइनमेंट तब तक नहीं कर सकते हैं, उस डेटा को तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आपके पास 100% डेटा नहीं है। अब मुझे एमडीवाई पे ही करना है, मान लीजिए रिसर्च, ठीक है? आप लोग सब लोग एमए की स्टूडेंट हैं, आप लोग एग्जामिनेशन दे के आते हैं, तो मैं आपसे बोली कि चलो क्वेश्चन आंसर मैं भेजती हूँ, आप भरो। तो आपकी एंजाइटी लेवल एग्जाम के पहले कितनी थी, एग्जाम के बाद कितनी है, मतलब मुझे ऐसे देखना हो कि आपके ऊपर कितना प्रेशराइज है आप लोग। तो उसमें मेरे पास 100% डेटा है कि मैं आप ही के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम कर रही हूँ। एक पार्टिकुलर जो मेरा थीम है रिसर्च का, वो एक एमडीवाई पे कर रही हूँ मैं। ओके, ठीक है? तो यहाँ पे जितने भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो पॉसिबल है, क्योंकि 100% डेटा है मेरे पास। लेकिन अब यही बोलोगे कि पूरे इंडिया में जितने नेट एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उसका डेटा है आपके पास कि कितने लोग योगा का पेपर दे रहे हैं, या जो लोग योगा पढ़ रहे हैं उनका मुझे देखना हो कि जो योगा का पेपर दे रहे हैं उनका एंजाइटी लेवल, और जो नन योगा के स्टूडेंट है उनका एंजाइटी लेवल क्या है। मैम ये डेटा वो एनटीए होता है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उनके पास रहता है ना? उनके पास रहता है, लेकिन डेटा लेना, देखिए डेटा हर चीज का पॉसिबल है, बट विल दे शेयर? But to collect those data is very impossible. It is an impossible type of thing. It's through contacts only it will happen, ma'am. All those kinds Through of the things. contacts only you can get those data. Yes. Getting data is very tough. Yes. ठीक है? तो ये आपके जो है 4 से 4 मतलब 8 सैम्पलिंग मेथड है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इन किसी भी इसमें, चाहे वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो, चाहे वो नॉन प्रोबेबिलिटी, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो मैम एक्चुअली अभी संडे टेस्ट है, इसका भी है क्या? हाँ, मैं इसका क्वेश्चन इसलिए अभी दी नहीं हूँ, मेरा इधर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो मुझे क्वेश्चंस बना के देने हैं। हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट होता है या सब कंबाइंड होता है यूनिट वाइज? 10 क्वेश्चन आपको सबके मिलेंगे, जैसे 10 क्वेश्चन सब सब्जेक्ट के जो किया है वो। बिल्कुल, जो क्लासेस चल रही है ना आपकी, उसके 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के होंगे, 10 या 5 या 10 या 5 ऐसे ही रहेंगे। ओके, तो है श्योर संडे रहेगा? हाँ, संडे ही आपका एग्जाम है शायद। फाइन। तो मैं क्वेश्चन, मैं एक्चुअली अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई हुई नहीं है आपकी रिसर्च पे, लेकिन फिर भी जितना पढ़ाई हो चुका है उसके हिसाब से मैं दे दूंगी। आजकल ना आपके न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत आ रहे हैं कि आपका मीन, मीडियन, मोड, और इस बार के भी एग्जाम में मैंने आपसे कहा भी था किसी का पेपर है तो मुझे कीजिएगा शेयर। किसी ने पेपर भेजा नहीं है मुझे इस साल का, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट का मैं देखी थी तो मैंने देखा कि न्यूमेरिकल्स बहुत पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है? और टेस्ट से भी बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है आपका कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, इस तरह से भी पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग रिलायबिलिटी और वैलिडिटी करेंगे शुरू। ठीक है? कि ये क्या होता है, क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग कल से ये टॉपिक शुरू हो जाएगा। और बाकी मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू का एक होमवर्क दिया हुआ था, है ना? वो कर लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने?
I'm just seeing few papers. अच्छा, जस्ट सीइंग फ्यू पेपर्स। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोगों का सबका टॉपिक एक ही टॉपिक पे करना है कि अलग अलग पे करना है? मैम डिफरेंट करते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, आपको जितने भी क्वालिटेटिव स्टडी है मैं कल आपको कंप्लीट कर देती हूँ। ठीक है, क्वालिटेटिव स्टडी जितने भी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एक्शन रिसर्च है, जो इथनोग्राफी रिसर्च है, ठीक है, वो कंप्लीट कर देती हूँ। उसके बाद आप लोग सब लोग, अगर आप लोग अर्थराइटिस पे ही करना चाहते हैं अर्थराइटिस पे ही कीजिए, या आपके अलग भी टॉपिक पे करना चाहते हैं तो आप अलग भी टॉपिक पे भी कर सकते हैं। बस सीखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार आप सीख गए कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे सिनॉप्सिस बनता है, कैसे आपका जो है लिटरेचर रिव्यू होता है, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप सीख सीख जाइए। बाकी जो भी आपका टॉपिक है उस पे आप जो है आपको कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। अगर एक भी रिसर्च हो गया आपसे तो आपको आराम से अपना खुद का टॉपिक समझ में आ जाएगा। और हर कोई डिफरेंट कीजिए, कोई सर्वे कर लीजिए। और आप लोग की तो खुद की जो है, इतने सारे स्टूडेंट आप लोग खुद ही है, हम लोग को तो यहाँ सीखना है। 10-10 डेटा भी हो गया तो उससे भी काम काम हो जाएगा अपना, है ना। एक पायलट स्टडी, एक छोटा सा स्टडी भी हो जाएगा अपने ही ग्रुप में, तो उससे भी हो जाएगा, वो भी सफिशियंट है हमारे लिए। ठीक है, तो कल जो है मैं आपको ऐसा करती हूँ, क्वालिटेटिव स्टडी जितने अभी बचे हुए हैं वो सारा कंप्लीट करवा देती हूँ। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी की कोई इंक्वायरी हो? No, मैम। चलिए, हमारा भी टाइम हो गया यहाँ पे, तो अब कल की क्लास में फिर हम क्वालिटेटिव स्टडी जितनी भी है वो कर लेंगे। आप लोग सोच के रखिए आप लोग को किस पे रिसर्च करना है, मतलब आपको क्या करना है। आपको सर्वे करना है, आपको एम्पिरिकल रिसर्च करना है, आपको जो है केस केस स्टडी करना है, ठीक है, इथनोग्राफी करना है। तो एक छोटे छोटे सैंपल साइज पे हो जाएगा और आप लोग सब लोग डिस्कस कीजिएगा ना तो अपने आप हो जाएगा। ये रिसर्च में बार बार कह रही हूँ कि प्रैक्टिकल चीज है, ये रटने वाला चीज नहीं है, समझने वाला चीज है। तो जब तक आप करेंगे नहीं आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अभी तक के क्लास में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल एक ओपन सेशन भी रखेंगे 15 मिनट की, जो भी आपको पूछना है, जो भी आपकी इंक्वायरी हो तो आप पूछ लीजिएगा मेरे से, फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैम ये स्क्रिप्चरल स्टडी के लिए ये सब इतना नहीं चाहिए ना? नहीं, आपको थ्योरेटिकल रिसर्च के लिए इतना कुछ नहीं चाहिए। थ्योरेटिकल रिसर्च तो आपका बुक रिसर्च होता है। और एक बात और भी बता देती हूँ कि आप कभी भी पीएचडी करते हैं या कुछ भी करते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं आपको डिग्री मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको एम्पिरिकल रिसर्च ही करना है, लेकिन आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं, आप जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बहुत काम देता है, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से ही पूछते हैं। उसकी वेटेज ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप जो भी रिसर्च करना चाहते हैं आप फ्री है करने के लिए, जो भी टॉपिक रखना चाहते हैं फ्री है उसके लिए। बस कैसा रिसर्च होना चाहिए, सोशली रिलेवेंट होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए, मतलब जो भी हमने पहले बेसिक क्लास में पढ़ा हुआ है वो सब उसमें क्वालिटी होना चाहिए जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। मैम नोट्स अपलोड करवा दीजिए प्लीज। नोट्स क्या है लावी जी? नोट्स कौन सा, जो पीपीटी पढ़ा रही है? यस यस, जिनसे आप पढ़ा रही है। अच्छा ठीक है, चलिए वो मैं जितेंद्र जी को भेज दूंगी। नोट्स कैसे मिलता है आप लोगों को? ड्राइव में मिलता है, ड्राइव में। ये जो एमडीवाई का है ये इसी के ड्राइव में मिलता है आपको, इसका एक्सेस है आप लोगों के पास? हाँ, Yes, access ma'am. is given. Only read only access. अच्छा, रीड ओनली एक्सेस मिला। हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं, मैं जितेंद्र जी से बोलूंगी वो डलवा देंगे आपको। मैं पीपीटी सर करवा दूंगी आपको सर, आपके एग्जाम के पहले या आज ही भेज दूंगी हमको। मैम वो कल तक का जो पोर्शन है उसमें से 10 क्वेश्चंस आएंगे क्या? हाँ हाँ, आपके सैम्पलिंग तक ही आएंगे बस। अप टू सैम्पलिंग, ओके। हाँ, आज तक का जो है वो आज तक का जो है उतने से ही क्वेश्चन Okay. आएंगे, जो हम कल पढ़ेंगे उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके। इजी लेकिन पूछिए मैम। हाँ, आप लोग सोच के रखिए कि क्या करना है आपको स्टडी हाँ, में, तो हम एक Okay. प्रैक्टिकली एक स्टडी भी साथ में करते जाएंगे। जो सिनॉप्सिस भेजी हो उसको भी साइड बाय साइड आप लोग करते जाइए। ठीक है, सिनॉप्सिस सबको मिल गया ना? मैंने दोनों ग्रुप में डाला हुआ है। ग्रुप में है मैम सिनॉप्सिस का। ठीक है, अब काम कर रहे हैं आप लोग उस पे? हाँ, ओपन किया है। ओपन किया है, ठीक है मैम frankly telling, yeah, I've just gone. अच्छा, मैं कल एक काम करती हूँ। आप लिटरेचर रिव्यू सबका हो गया? 2-3 2-3 कर लिया? मैम सिर्फ एक ही हुआ है। एक ही हुआ है।
एक ही करके लाइए, कल हाँ। एक बार लिटरेचर रिव्यू में भी देखती हूँ कि आप लोगों ने कैसे किया है। करके ओके। जरूर लाइए। देखिए यहाँ पे हाँ। आपका सीखने का है, ठीक है, गलत किया है सही किया है वो बात की बात है। और एक एक करके प्रेजेंट भी कीजिए अपना लिटरेचर रिव्यू। ओके। और जो प्रेजेंट नहीं कर सकते वो मुझे वीडियो के थ्रू दिखाइए, मैं आपको देख के बता दूँ। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए तो एक एक लिटरेचर रिव्यू कल सब लोग करके लाइए आप लोग, ठीक है। मैम एक बार आपका वीडियो ऑन कर देंगे? वी हैव अच्छा। नॉट सीन योर फेस। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं ये कर लेती हूँ, ठीक है। Because why, because in the afternoon, this is a time where we खाना खाने के बाद इतना नींद आता है, लेकिन आपके क्लास आने के बाद ना फुल नींद उड़ जाता है।